नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ हम सबकी आस्था श्रद्धा नर्मदा नदी में है, किंतु अफसोस का विषय है कि हम सब नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए ठोस पहल नहीं कर पा रहे हैं और शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधि उदासीन एवं निहित स्वार्थ में नदी के संरक्षण के लिए हम सब की जिम्मेदारी से खड़े होने का समय आ गया है। सबके खड़े होने से ही नर्मदा का अस्तित्व बच सकता है। उक्त बात पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने मंगलवार को अतिक्रमण जगह पर खेती किसानी कर फसलों में रासायनिक खाद्य का प्रयोग कर रही हैं, जिसमें नर्मदा का जल प्रदूषित हो रहा है और इसके पीने से अनेक घातक बीमारियां हो सकती है। श्री पटेल ने बताया, अनेक नगरों में नर्मदा नदी का जल ही सप्लाई हो रहा है। श्री पटेल ने बताया, नरसिंहपुर से लेकर मुख्यमंत्री के गांव तक अतिक्रमण और नर्मदा नदी में मशीनों से बेजा अवैध उत्खनन करना आम बात हो गई। उन्होंने कहा, प्रदूषित जल होने से अवैध उत्खनन रोकने के लिए उन्होंने 4 जिलों के कलेक्टरों, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अन्य संबंधित विभागों को जानकारी दी है, किंतु इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नर्मदा नदी में मशीनों से 20 से 25 फुट गहराई तक रेत उठाई जा रही है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने पिछले दिनों उनके द्वारा की गई नर्मदा पदयात्रा के संबंध में बताया कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। श्री पटेल ने शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा धर्म की बात करती है, परंतु नर्मदा नदी को सबसे ज्यादा इन्हीं के कारण से नुकसान हुआ है। आने वाले 10 वर्ष बाद नर्मदा नदी के समक्ष बड़ा संकट बन जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि परिवहन विभाग वाहनों के रेत के ओवरलोडिंग को रोकने में असफल रहा। इस मौके पर श्री पटेल ने बताया, प्रतिदिन अंधाधुंध रेत का मशीनों में उत्खनन शर्मा, भोला ठाकुर, राजीव राणा, सौरभ शर्मा, वैभव सरावगी के अलावा अन्य मौजूद रहे। नरसिंहपुर से नरेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जब 55 चले तो अपने नरसिंहपुर जैसे जिले में भी लगता है हम बड़े आश्वस्त होते थे कि अपना नरसिंहपुर जिला मां नर्मदा में बहुत श्रद्धा और आस्था रखता है। परिक्रमा वासियों की हमारे जिले में परंपरागत सेवाओं का शासन में बैठे लोग और रेत माफिया का ऐसा समगठा बना हुआ है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं तो उनकी कोई कलेक्टर, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बात नहीं मानता। उनके कोई भी शब्द का मुझे नर्मदा के तटों पर कहीं कोई प्रभाव नज़र नहीं आया। सब जगह बेजा मशीनें चलती नज़र आईं और खूब उत्खनन होता नज़र आया। साथियों, जब ये विकट परिस्थितियां मैंने देखी, नर्मदा तट से घूमते हुए मैं जब जैत घाट के ऊपर पहुंचा, मां नर्मदा की पूजन अर्चन करने के बाद वहां पर कुछ पत्रकार साथी मिल गए। जब उनसे संवाद हुआ तो वहाँ मैं नर्मदा परिक्रमा के भेष में था। मां नर्मदा की प्रेरणा से कुछ तो मैं बोल नहीं पाता, मगर वहाँ पर कुछ शब्द मेरे लिए ऐसे दिमाग में आए कि जैसे शिवराज सिंह जी ने 4थी बार जो शपथ ली है, मां नर्मदा की कृपा से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं 4थी बार, और उन्हीं के कृपा से मान के चलिए मां नर्मदा अपना अस्तित्व खोने जा रही है। तो मां नर्मदा की प्रेरणा से उनके लिए जो शब्द निकल के आया वो था भाग्यशाली पापी। और जो भी विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं वो नर्मदा के अवैध उत्खनन में लिप्तता रखते हैं, तो निसंदेह वो भाग्यशाली पापी हैं और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इन जनप्रतिनिधियों को भाग्यशाली पापी के रूप में जानी जाएंगी। ये शब्द मां नर्मदा की प्रेरणा से मुझे जैत घाट के ऊपर मिले। नर्मदा घाट में बहुत सारे ऐसे जो खदानें हैं जो स्वीकृत नहीं है, वहाँ से भी लगातार अवैध खनन जारी है। पूरा का पूरा जहाँ पर कोई खदान अदान का कोई गिनती नहीं है, कहीं से भी रेत खोदी जा रही है। और जबकि नर्मदा में मशीनें प्रतिबंधित हैं, पूरी मशीनें लगा के रखी हुई हैं। एक घाट से 200 300 हाईवा 24 घंटे में निकाले जाते हैं। 24 तारीख को कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन को चेताने के लिए और प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए मां नर्मदा के प्रति कि मां नर्मदा के अंदर क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी देने के लिए आगामी 24 तारीख को जल सत्याग्रह होना है मां नर्मदा के प्रत्येक घाट के ऊपर, जो 8 जिलों के अंदर होगा। और भविष्य में ये बढ़ता हुआ नर्मदा के प्रत्येक घाट के ऊपर ये जल सत्याग्रह भविष्य में किया जाएगा अगर शासन नहीं फिलहाल की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।